नमस्कार साथियों, डिकोड एग्जाम के इस मंच पर मैं अमित आप सभी का स्वागत करता हूं। समसामयिक मुद्दों से संबंधित प्रश्नों की जो श्रृंखला यहां पे शुरू की गई थी उसको आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग पुनः 10 प्रश्नों पर चर्चा करेंगे और जानेंगे उनका व्याख्यात्मक हल, उनके बारे में। तो देखते हैं कि आज हमारे पास पहला प्रश्न कौन सा है। तो पहला प्रश्न यहाँ पर है हमारे पास, अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस कब मनाया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन देख लेते हैं हमारे पास क्या है। 10 दिसंबर, 8 दिसंबर, 7 दिसंबर और 9 दिसंबर। तो यहाँ पर 9 दिसंबर इसका सही उत्तर होगा डी, यानी कि 9 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस मनाया जाता है। आइए इसके बारे में कुछ विस्तृत रूप से जानकारी ले लेते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस की शुरुआत की अगर हम बात करें कि ये कब से हुई थी, तो 31 अक्टूबर 2003 को संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। इसका उद्देश्य क्या है, अगर इसके उद्देश्यों पे बात करें हम कि इसका उद्देश्य क्या है, तो लोगों में भ्रष्टाचार के खिलाफ जो है वो जागरूकता उत्पन्न करना ही इसका उद्देश्य है। इस वक्त की थीम की अगर हम बात करते हैं कि भ्रष्टाचार के खिलाफ इस मुहिम में थीम क्या रखी गई है, तो भ्रष्टाचार के खिलाफ एकजुट होना, ये इसकी थीम है यूनाइटेड अगेंस्ट करप्शन। ये इस वर्ष की थीम है। इसके मुख्यालय की बात करें हम, किसके, संयुक्त राष्ट्र संघ के अगर मुख्यालय की बात करें वो कहाँ है, तो वो है न्यूयॉर्क सिटी। संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव की अगर हम बात करते हैं कि वो कौन है, तो वो है एंटोनियो गुतरेस, जो कि पुर्तगाल से संबंध रखते हैं। इसी तरह संयुक्त राष्ट्र संघ के उप महासचिव की अगर हम बात करते हैं तो वो हैं अमीना मोहम्मद। और ये कहाँ से संबंध रखती हैं, ये संबंध रखती हैं नाइजीरिया से, ये नाइजीरियन हैं। 74वें संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष की बात करें कि इसकी अध्यक्षता कौन कर रहा है इस वक्त, तो वो कर रहे हैं प्रोफेसर तिजानी मोहम्मद बंदे, जो कि नाइजीरिया से संबंधित हैं। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं कि दूसरा प्रश्न हमारा आज के इस समसामयिकी प्रोग्राम में क्या है। तो दूसरा प्रश्न है, नया जीएसटी रिटर्न कब से लागू किया जाएगा। और हमारे पास ऑप्शन क्या हैं, इनको देख लेते हैं। और हमारे पास ऑप्शन है 1 अप्रैल 2020, 1 जनवरी 2020, 14 अप्रैल 2020 और 10 जनवरी 2020। तो ये जो लागू किया जाएगा नया जीएसटी रिटर्न, तो ये लागू किया जाएगा 1 अप्रैल 2020 से। आइए इसके बारे में कुछ जानकारी जुटा लेते हैं। तो यहाँ पर हमने जाना कि 1 अप्रैल 2020 से इसको लागू किया जाएगा, 2020 से लागू किया जाएगा। अभी हाल ही में केंद्र और राज्य के अधिकारियों ने 7 दिसंबर 2019 को जीएसटी यानी कि वस्तु एवं सेवा कर हितधारक फीडबैक दिवस का एक आयोजन किया है। इसका उद्देश्य, इसका आयोजन किसने किया है, सीबीआईसी द्वारा किया गया है, यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम्स के द्वारा इसका आयोजन किया गया है। इस आयोजन के मुख्य उद्देश्य की अगर हम बात करें कि क्या है, तो मुख्य उद्देश्य है इसका अगले वित्तीय वर्ष से लागू होने वाले जीएसटी रिटर्न दाखिल करने के लिए नई प्रणाली को मौके पर प्रतिक्रिया और सुझाव मिलना ही इसका जो है उद्देश्य रखा गया है। 125 शहरों में रिटर्न दाखिल करने के लिए नई प्रणाली पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें जीएसटी हितधारकों की ओर से प्रतिक्रियाएं एवं महत्वपूर्ण एवं उपयोगी सुझाव भी प्राप्त हुए हैं। तो अगला प्रश्न हमारे पास है, भारतीय नौसेना पनडुब्बी दिवस कब मनाया जाता है। और यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन दिए हैं 10 दिसंबर, 8 दिसंबर, 7 दिसंबर और 9 दिसंबर। तो यहाँ पर सही ऑप्शन इसका होगा 8 दिसंबर। 8 दिसंबर को भारतीय नौसेना पनडुब्बी दिवस मनाया जाता है। ध्यान रखिएगा, नौसेना पनडुब्बी दिवस, ना कि नौसेना दिवस, ठीक है। तो भारतीय नौसेना पनडुब्बी दिवस प्रतिवर्ष 8 दिसंबर को मनाया जाता है। 8 दिसंबर 1967 को भारतीय नौसेना की पहली पनडुब्बी INS कलवरी को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया।
भारतीय नौसेना की स्थापना की अगर हम बात करें तो वह हुई थी 1612 में। और किसने की थी? तो छत्रपति शिवाजी महाराज को भारतीय नौसेना का जनक कहा जाता है। भारतीय नौसेना का आदर्श वाक्य की अगर हम बात करें तो शम नो वरुणा इसका जो है वो आदर्श वाक्य है। वर्तमान में भारतीय नौसेना के प्रमुख एडमिरल की बात करें कि कौन है, प्रमुख कौन है, तो एडमिरल करमबीर सिंह जो हैं वो नौसेना के प्रमुख हैं। भारतीय नौसेना दिवस की अगर हम बात करें, देखिए वहाँ पर बात हो रही थी नौसेना पनडुब्बी दिवस की, उसको मनाया जाता है 8 दिसंबर को। और नौसेना दिवस की अगर हम बात करते हैं तो वो मनाया जाता है 4 दिसंबर को। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, देखते हैं कि हमारा अगला प्रश्न क्या है। और चौथा प्रश्न है हमारा, ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2020 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो देखते हैं यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन क्या क्या हैं। तो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन है पहला, तीसरा और पांचवा और चौथा। तो यहाँ पर हमारा जो सही उत्तर है इसका वो है पांचवा, यानी कि सी ऑप्शन इसका सही है। बढ़ते हैं आगे और इसके बारे में कुछ जानकारी एकत्र करते हैं। तो ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2020 में भारत को 5वां स्थान प्राप्त हुआ है। ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स यानी कि वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक पर्यावरण थिंक टैंक जर्मन वॉच द्वारा जारी किया गया है। किसके द्वारा इसको जारी किया गया है? तो इसको जारी किया गया है पर्यावरण थिंक टैंक जर्मन वॉच द्वारा। ये ध्यान रखने योग्य बात है। थिंक टैंक का यहाँ पर अर्थ क्या है कि थिंक टैंक का अर्थ है ऐसे निगम, ऐसे संस्थान या ऐसे समूह से इसका अर्थ है कि किसी विशेष विषय का जो अध्ययन करता है, इसका अर्थ थिंक टैंक का यहाँ पर यह निकल के आता है। जर्मन वॉच एक नॉन प्रॉफिटेबल संगठन है जिसके अगर मुख्यालय की बात करें कि इसका मुख्यालय कहाँ है, तो बोर्न जर्मनी में इसका मुख्यालय है। इस इंडेक्स को मुख्यतः जलवायु परिवर्तन से किसके लिए, जनहानि तथा अर्थव्यवस्था में होने वाले नुकसान के आधार पर तैयार किया गया है। किस आधार पर किया जाता है तैयार? जनहानि तथा अर्थव्यवस्था में होने वाले नुकसान के आधार पर। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ और जानते हैं कि अगला प्रश्न हमारा क्या है। तो संयुक्त राष्ट्र का जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कहां आयोजित किया जाएगा? ठीक है, ऑप्शन देखते हैं हमारे पास क्या है। यहां पर ऑप्शन है हमारे पास मैड्रिड, न्यूयॉर्क, चिली और बर्न। तो यहां पर हमारा जो सही उत्तर है वो है मैड्रिड, यानी कि ए ऑप्शन हमारा सही है। आइए विस्तृत रूप में इसकी जानकारी कुछ लेते हैं। तो संयुक्त राष्ट्र की जलवायु परिवर्तन सम्मेलन का आयोजन मैड्रिड, स्पेन, जो कि कहाँ है? स्पेन में है, जो है स्पेन में यहाँ पर आयोजित होगा। और कब से कब तक आयोजित होगा? ये होगा 2 दिसंबर से और 13 दिसंबर के बीच, यानी कि यह शुरू हो चुका है और 2019 में यह 2 दिसंबर से 13 दिसंबर 2019 तक होता रहेगा। इसे COP25 के नाम से भी जानते हैं। भारत की ओर से केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर जो हैं इस सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। प्रकाश जावड़ेकर वन और जलवायु परिवर्तन तथा सूचना और प्रसारण मंत्री हैं और इनका संसदीय क्षेत्र की अगर हम बात करें कि क्या है तो वह है महाराष्ट्र। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। मिस यूनिवर्स 2019 का खिताब किसने जीता है, जो अभी जल्द ही प्राप्त हुआ है? हमारे पास ऑप्शन है इसमें जोजी बिनी टूंजी, सोफिया आर्गान, मेडिसन एंडरसन और इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी को पता है, बहुत कॉमन प्रश्न है और काफ़ी चर्चा में भी रहा। जोजी बिनी टूंजी जो हैं उन्होंने मिस यूनिवर्स 2019 का खिताब जीता है। आइए इनके बारे में कुछ जानकारी लेते हैं। तो ये साउथ अफ्रीका से बिलोंग करती हैं जिन्होंने इस खिताब को जीता है। और किसने जीता है? जोजी बिनी टूंजी ने। मेडिसन एंडरसन जो कि मैक्सिको से हैं। कहाँ से हैं? मैक्सिको से। और सोफिया आर्गान जो कि पुएर्तो रिको से हैं। क्रमशः
ये रही हैं दूसरे स्थान पे और ये रही हैं तीसरे स्थान पे। भारत की वर्तिका सिंह जो टॉप 10 में स्थान नहीं बना सकी हैं इस बार। लारा दत्ता ने 2000 में यह पुरस्कार जीता था, यह प्रतियोगिता का खिताब जो है इन्होंने जीता था। उसके बाद किसी भी भारतीय ने इस खिताब को अभी तक नहीं जीता है। मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता का यह कौन सा संस्करण था, ये पूछा जा सकता है। तो यह 68वां संस्करण था। इसकी मेजबानी किसने की है, तो ये टेलीविज़न पर्सनालिटी हैं स्टीव हार्वे, उन्होंने इसकी मेजबानी की है। आयोजन के स्थान के बारे में अगर हम बात करें कि इसका आयोजन स्थान क्या था, तो टाइलर पेरी स्टूडियो, अटलांटा जॉर्जिया, यूएस में इसको आयोजित किया गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, किस राज्य ने एंटी डिप्रेशन स्क्वाड लॉन्च किए हैं। तो यहाँ पर हमारे ऑप्शन हैं असम, मिजोरम, मध्य प्रदेश और बिहार। तो यहाँ पर हमारे पास जो एंटी स्क्वाड लॉन्च किया गया है वो किया गया है असम सरकार द्वारा। बढ़ते हैं इसके व्याख्यात्मक हल की तरफ। असम राज्य सरकार द्वारा एंटी डिप्रेशन स्क्वाड लॉन्च किया गया है। एंटी डिप्रेशन स्क्वाड लॉन्च किया गया है। इसके उद्देश्य क्या हैं, तो इसके उद्देश्य ये हैं कि मानव, वन्यजीव और वन्यजीवों में होने वाले संघर्ष जो होते हैं उनको कम करना है। वन विभाग की इस एंटी डिप्रेशन स्क्वाड टीम का जो आकार होगा वो 15 टीमें इसमें शामिल होंगी। इनकी संख्या जो है वो 15 होगी। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ जो हमारा है 8वां प्रश्न। और 8वां प्रश्न हमारा, भारत की जीएस लक्ष्मी किस क्षेत्र से संबंधित हैं। हमारे पास ऑप्शन है यहाँ पर खेल, साहित्य, कला और इनमें से कोई नहीं। तो ये संबंधित हैं खेल से। आइए इनके बारे में कुछ जानकारी जुटाते हैं। तो जीएस लक्ष्मी खेल से संबंधित हैं। ये पूर्व भारतीय क्रिकेटर हैं। जीएस लक्ष्मी पुरुष वनडे में रेफरी बनने वाली पहली महिला होंगी। जीएस लक्ष्मी संयुक्त अरब अमीरात में विश्व कप लीग 2 की तीसरी सीरीज के शुरुआती मैच में पुरुष वनडे में रेफरिंग करने वाली पहली महिला बन जाएंगी। जीएस लक्ष्मी संयुक्त अरब अमीरात और अमेरिका के बीच शारजाह क्रिकेट स्टेडियम में होने वाले मैच में रेफरिंग करेंगी। इससे पहले वह मई में मैच रेफरियों की आईसीसी अंतर्राष्ट्रीय पैनल में नियुक्त होने वाली पहली महिला भी बन गई थीं। तो ये एक महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसको आप लोग नोट कर लें। ये एक महत्वपूर्ण पॉइंट है। इनका अगर पूरे नाम की बात करें कि इनका पूरा नाम क्या है, तो गांधी कोटा सर्वलक्ष्मी इनका पूरा नाम है। इनका पूरा नाम क्या है, गांधी कोटा सर्वलक्ष्मी। और ये कहाँ से बिलोंग करती हैं, तो राजमुंदेरी आंध्र प्रदेश से ये बिलोंग करती हैं। बढ़ते हैं अपने नवे प्रश्न की तरफ। वो हमारा नवा प्रश्न क्या है, आईसीसीसी का शुभारंभ किस राज्य की सरकार द्वारा किया गया है। और हमारे पास ऑप्शन क्या है, हमारे पास ऑप्शन है असम, हरियाणा, मध्य प्रदेश और बिहार। तो इसका सही उत्तर जो है वो है हरियाणा। हरियाणा सरकार द्वारा इसको शुरू किया गया है। आइए इसके बारे में कुछ जानकारी ले लेते हैं। तो आईसीसी का शुभारंभ हरियाणा सरकार द्वारा किया गया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जो हैं, उन्होंने गुरुग्राम के महत्वाकांक्षी एकीकृत कमान और नियंत्रण केंद्र का उद्घाटन किया। यानी कि आईसीसी का जो फुल फॉर्म है वो क्या है, वो है इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर, जिसके बारे में यहाँ पर यह प्रश्न किया गया है। यह केंद्र क्या करेगा, लोगों को बहुमुखी ऑनलाइन स्मार्ट सेवाएं प्रदान करेगा। साथ ही तंत्रिका केंद्र के रूप में विकसित किया गया है। इसको तंत्रिका केंद्र के रूप में विकसित किया गया है। 38 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित इस केंद्र को स्मार्ट सिटी अनुप्रयोगों से संबंधित सभी कार्यों के लिए डिजाइन किया गया है, जिसमें सीसीटीवी आधारित सार्वजनिक सुरक्षा और अनुकूली यातायात प्रबंधन प्रणाली और स्मार्ट पार्किंग और प्रदूषण पर निगरानी भी शामिल होगी। बढ़ते हैं अपने अगले और अंतिम प्रश्न की तरफ। स्विट्जरलैंड में किस प्रथम जीवित व्यक्ति का सिक्का जारी किया गया। हमारे पास ऑप्शन हैं
HR गिगर, रोजर फेडरर, M मिशेल और इनमें से कोई नहीं। तो वो जीवित व्यक्ति हैं रोजर फेडरर, जिनके ऊपर इस सिक्के को जारी किया गया है और वो जीवित व्यक्ति हैं। आइए इनके बारे में कुछ जानकारी लेते हैं। टेनिस खिलाड़ी हैं ये, और रोजर फेडरर, और इनके सम्मान में यह सिक्का जारी किया है। फेडरर के सम्मान में 20 फ्रैंक के चांदी का सिक्का जारी किया गया है। तो ये थे आज के 10 प्रश्नों की श्रृंखला, जिसमें हमने जाना कि वो 10 प्रश्न क्या हैं और उनका विस्तृत रूप से हमने व्याख्यात्मक हल भी जाना। तो आज के इस समसामयिक मुद्दे में बस इतना ही। मिलते हैं कल 10 नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।